जय हिंद। एजुकेशनल चैनल शिक्षा 94 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस। NCERT पर आधारित है, वन शॉट वीडियो है। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल और एंड नॉन मेटल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म से अंतर समझेंगे कि क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। अगर हम लोग अंतर समझते हैं और समझ में आता है तो ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। जैसे धातु विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि धातु से विद्युत अर्थात बिजली प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब होता है कि बिजली उसमें चलन करती है। जैसे हम लोग घर में तार का प्रयोग करते हैं तो वो तार धातु होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली प्रवाहित होता है, यानी बिजली उसमें चलता है, तो हम उसको सुचालक कहेंगे। यानी हम लोग यहाँ तार जोड़े और कुछ दूरी पर हम बल्ब लगाएं और तार जुड़ा हुआ है तो उसमें बिजली जाएगी, यानी वो क्या हो गया धातु विद्युत का सुचालक होता है। जबकि अधातु में बिजली प्रवाहित नहीं होता है, इसमें बिजली चलन नहीं करता, उसे कुचालक कहते हैं। अर्थात हम लोग को सुचालक कुचालक को समझना बहुत जरूरी है। सुचालक में क्या होता है, जिससे बिजली प्रवाहित होती है, जिसमें बिजली दौड़ सकता है, जबकि कुचालक में बिजली दौड़ नहीं सकता, बिजली नहीं जा सकता है। आगे हम लोग समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऊष्मा का सुचालक का मतलब होता है कि धातु में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जबकि कुचालक का मतलब हुआ कि अधातु में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं होगा, नहीं जाएगा। जैसे अगर मान लिया कोई हम लोहा का रड ले लें, एक साइड में उसको गर्म करें तो दूसरे साइड में, दूसरे छोर में आपको गर्मी महसूस होगा, अर्थात उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है, तो उसको सुचालक कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह कुचालक है। आगे धातु कठोर होते हैं, जबकि अधातु कठोर नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। धातु चमकीला होते हैं, यानी धातु में धात्विक चमक होता है, जबकि अधातु चमकीला नहीं होते। धातु ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब होता है कि धातु को अगर हम टकराएं तो उसमें से आवाज निकले, जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। धातु जो होते हैं वो अगाधवर्ती होते हैं। अगाधवर्ती का मतलब होता है कि हम इसको पीट के पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं, जबकि अधातु विद्युत अगाध नहीं होते हैं। उसको अगर हम पीटते हैं तो वह टूट सकता है। यानी आघात के मतलब होता है चोट पहुंचाना, यानी उसको पीटना, पीट कर चादर बनाना, पीट कर पतली कोई चीज आकार को उसको ढाल देना, आघातवर्ती होता है। धातु तन्य होता है। धातु तन्य होता है और अधातु तन्य नहीं होता। तन्य का मतलब होता है कि हम लोग उसको तान कर, उसको खींचकर हम तार के रूप में उसको बना सके, जबकि तन्य नहीं होता है। धातु क्या होता है, तन्य नहीं होता है, तो क्या हुआ, कठोर। ये कठोर नहीं होता है। यानी अगर धातु साइड में आपको याद हो जाता है तो उसके विपरीत अधातु भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। कठोर का मतलब होता है, कठोर का मतलब क्या होता है कि जैसे लोहा देखिए कितना कठोर होता है, वह धातु है, जबकि अधातु कठोर नहीं होता है। सोना में देखिए चमक होता है, जबकि धातु में चमक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अंतर को समझ गए। उसका उदाहरण हम लोग जानते हैं। धातु का उदाहरण जैसे में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। धातु में जैसे में कोयला हो गया, धातु हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि, ये सब धातु हैं। ये धातु का उदाहरण हो गया। अब हम लोग धातु किसे कहते हैं वो जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, जो कठोर हो, जो चमकीला हो, जो अगाधवर्ती हो, जो तन्य हो एवं ध्वनिक हो, अगर ये सब गुण पाया जाए तो वह क्या है, धातु है। यानी वह पदार्थ जो विद्युत का सुचालक हो, ऊष्मा का सुचालक हो, जो कठोर हो, कठोर का मतलब कठोर हो, चमकीला हो, अगाधवर्ती हो, तन्य हो, तन्य माने तनाए,
एवं ध्वनिक हो, यानी उसमें से आवाज निकले, तो ये सभी क्या धातु है, जैसे में आयरन, लोहा को आयरन बोलते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। अधातु की परिभाषा जानेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक हो, यानी उससे बिजली और ऊष्मा प्रवाहित ना हो, जो कठोर, चमकीला, आघातवर्ती, तन्य एवं ध्वनिक ना हो, या हो ना हो, धातु में हो इसमें ना हो, तो इसे अधातु कहते हैं, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। ये हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे। धातु का भौतिक गुणधर्म समझेंगे, पुनः उपरोक्त देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार अध्ययन करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। जैसे सबसे पहला इसका है सुचालक का गुण होना चाहिए। धातु के भौतिक गुणधर्म में धातु क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात बता ही दिए हैं पहले कि उसमें से धातु में से ऊष्मा और बिजली प्रवाहित होता है। जैसे में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, एग्जाम में आ जाता है कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन धातु है, तो हम क्या लिखेंगे, चांदी लिखेंगे। और भी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लेकिन सबसे ज्यादा चांदी है, तो चांदी आंसर में लिखेगा। इसके बाद चमक देख लेते हैं। चमक होता है, चमक माने चमकता है, धातु की सतह चमकदार होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातु देखिएगा उसका सतह क्या होता है, चमकदार होता है, इसलिए इसे धात्विक चमक कहा जाता है। जैसे सोना बहुत चमक होता है, इसमें चांदी भी चमक होता है, लोहा आदि, लेकिन सोना में ज्यादा चमक होता है। अब कठोरता देखा जाए तो कठोरता का मतलब होता है कि धातु कठोर होते हैं, यानी उसमें कठोरता होता है, यानी मुलायम नहीं होता, कठोर होते हैं। जैसे में लोहा, तांबा आदि। लेकिन लिथियम, सोडियम ऐसा और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं। लेकिन सबसे मुलायम में कौन कौन आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे मुलायम है। यह इतना मुलायम है कि हम लोग केक की तरह इसे आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि चोट पहुंचाकर उसको चादर के रूप में ढालना, यानी पतला पन्नी जैसा बना देना। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसे आघात वर्ध्य कहलाता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। अच्छा, सोना चांदी जो है सबसे अधिक आघात वर्ध्य है, और भी बहुत से धातु हैं, लेकिन सोना चांदी ज्यादा आघात वर्ध्य है। सोना को देखते हैं कि कम ग्राम सोना में बहुत सा गहना बन जाता है। इलेक्ट्रॉन की दृष्टि में देखा, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये दान देते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। अब अगर इसको देखें तो सोडियम की 11 है। अगर हम 9th क्लास में जाएं और उसमें संयोजकता के बारे में जो पढ़ते, के कोस, एल कोस, एम कोस, एन कोस, तो के में आपको 2 से हो जाएगा, के एल एम एन, और यहाँ बचेगा 7, तो 7 2 9 और 2 बचेगा। अब इसको चाहिए 8 और यहाँ 2, तो 2 किसी को दे सकता है। 7 2 9 2 11 हो गया। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, और सोडियम की 11 है, तो पहले कोष में 2 से भर जाएगा। सॉरी 8 यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा, सॉरी, इसमें 2 से भरेगा, इसमें एल कोष में 8 से भरेगा, एम कोष में भी 8 से भरेगा, एन कोष में भी 8 से भरेगा। तो अगर यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 10, 1 बच गया। अब 1 इसको चाहिए 8 और है 1, तो 1 लेगा नहीं, 1 किसी को दे देगा, तो इस प्रकार ये क्या बना लेगा, धनात्मक बना लेगा। तो इसलिए धातु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी देते हैं। जैसे सोडियम परमाणु संख्या 11 है और 4 कोष में भरना है, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। 2 को चाहिए, के को चाहिए 2, एल को चाहिए 8, एम को चाहिए 8 और एन को चाहिए 8। अब इससे 2 से तो भर गया, फिर भी कितना बचा, 8 बचा, 9 बचा, तो इसमें 8 से भर देंगे, तो 8 तो 10 हो गया, 1 बचा। अब 1 एम में आ गया, अब इसको एम को भरने के लिए 8 चाहिए, अब 1 है तो 7 नहीं लेगा, 1 किसी को देगा, तो 1 देगा, तो ये तो दाता न हो गया। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे तन्यता। क्या जानेंगे, तन्यता। क्या जानेंगे, तन्यता जानेंगे कि तन्यता क्या होता है। तन्यता को जानेंगे। तन्यता का मतलब होता है कि जो तार खींचने का, धातुओं को
पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। जैसे में अगर 1 ग्राम सोना हो तो 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। सोना सबसे तन्य धातु है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे तन्य धातु क्या है तो सोना है। सबसे तन्य धातु क्या है तो सोना है। अब इसका रूप या अवस्था, धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। धातु कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी को पारा भी बोलते हैं, ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रवता अगर आ जाएगा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था पाया जाता है तो वह है मरकरी यानी पारा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे इसका गलनांक के बारे में जानेंगे। क्या के बारे में जानेंगे, गलनांक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, गलनांक के बारे में जानेंगे। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक मतलब होता है गलना। गलनांक मतलब क्या होता है, गलना। एक क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब होता है खोलना। तो गलनांक, धातु के गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं। धातु का गलनांक और घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व दोनों कम होता है। देखिए धातु का अक्सर गलनांक क्या होते हैं, गलनांक और घनत्व क्या होता है, अधिक होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा है जिसका गलनांक भी कम है और घनत्व भी कम है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अब हम लोग ध्वनिक के बारे में पढ़ेंगे। ये धातु का गुण जो है भौतिक गुण, धातु एक दूसरे को टकराने पर आवाज निकालती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसा होता है, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अब धातु जान गए तो हम लोग जानेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु क्या जानेंगे, भौतिक गुणधर्म। तो ये विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होते हैं, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होते हैं। इससे बिजली प्रवाहित नहीं होगी और न ऊष्मा प्रवाहित होगा। परंतु ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, जो पेंसिल में यूज करते हैं तो पेंसिल में जो लिखने वाला होता है लकड़ी के अंदर, वो ग्रेफाइट होता है। तो अक्सर अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। उसमें बिजली प्रवाहित, कुचालक में बिजली प्रवाहित नहीं होगा, उसमें प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो अगर आ जाएगा कि कौन वह धातु है जो विद्युत का सुचालक है तो वह होगा ग्रेफाइट। याद रखिएगा, ऐसा ऐसा ही जगह से क्वेश्चन पूछता है। आप तन्यता देखते हैं, क्या देखते हैं, तन्यता देखते हैं कि तन्यता क्या होता है। तो तन्यता का मतलब होता है धातु तन्य नहीं होते। धातु क्या होते हैं, धातु तन्य नहीं होते हैं। यानी विद्युत का सब धातु का सब उल्टा यहाँ होगा। आघातवर्धी का मतलब होता है अधातु आघातवर्धी नहीं होते, यानी इसको पीट के चादर नहीं बना सकते हैं। इसको अगर पीटेंगे टूट जाएगा। चमक, अधातु में चमक नहीं होता, परंतु आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होता है। अब आ जाएगा कि कौन वह धातु है जिसमें चमक होता है तो वह हो जाएगा आयोडीन हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कठोरता समझेंगे। कठोरता में देखा जाए तो अधातु कठोर नहीं होते, परंतु हीरा सबसे कठोर है। देखिए अधातु अपवाद में कुछ है, अधातु कठोर नहीं होते, लेकिन अपवाद में हीरा है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कठोर है होता है, सबसे धातु में कठोर होता है। तो एग्जाम में अगर सबसे कठोर धातु कौन है तो क्या मारिएगा, आंसर में हीरा मारिएगा। क्या मारिएगा, हीरा मारिएगा। अवस्था में देखिए तो धातु कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। देखिए अधातु जो होते हैं वो ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अवस्था क्या होता है, ठोस द्रव गैस, ठोस और गैस होता है। लेकिन ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बोलेगा कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को भी सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन आदि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं।
इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे ध्वनिक में अधातु आवाज नहीं निकालते हैं। गलनांक में गलनांक एवं घनत्व कम होता है, धातु का गलनांक अधिक होता है, इसमें कम होता है। ऑक्साइड में धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु में देखिए क्षारीय होता है, इसमें अम्लीय होता है। चलिए हो गया। अब हम लोग भौतिक गुणधर्म देख लिए, तो धातु और धातु में हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। धातु और धातु में क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और धातुओं का रासायनिक गुणधर्म दोनों में अंतर देख लेंगे। धातु और इस साइड में धातु है। धातु विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए विद्युत धनात्मक होता है। जैसे सोडियम पर देखिए धनात्मक है। और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि लेते हैं तो ऋणात्मक होता है। कोई भी आदमी अगर किसी को पैसा देता है तो हमेशा धनात्मक होता है, अगर जो ग्रहण करता है, जो लेता है, ऋणात्मक होता है। तो धातु जैसे विद्युत ऋणात्मक इसलिए होते हैं, धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये देने का काम करते हैं। अधातु क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं, ऋणात्मक होता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे ये ऋणात्मक का चिन्ह दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ धनात्मक का चिन्ह है। इस प्रकार से हो गया। आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा में, धातु ऑक्सीजन यानी वायु से अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जबकि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। जैसे में देखिए SO2 SO2, ठीक है। अब देखिए धातुओं अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ चुके थे। धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक है, ऐसे अभिक्रिया हुआ तो ये बन गया आपको लवण और ये बन गया हाइड्रोजन गैस निकला। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। जैसे C और यहाँ पे H2SO4 में अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे लवण नहीं है, बिल्कुल लवण नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, धातु जल से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे। और कोई धातु जल से अभिक्रिया कराने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तो धातु ऑक्साइड कब बनता है और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनता है, सब देखिए। अगर मान लिए कि कोई धातु जो है वो बहुत ही क्या है, हम कह सकते हैं कि धातु बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। अगर धातु बहुत कम अभिक्रियाशील है और धातु कोई है जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, और अगर वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, धातु जो है कम अभिक्रियाशील है और वह जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा। अगर धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे देखिए ये सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम है, तो ये देखिए ऑक्साइड बनाया, ये ऑक्साइड बनाया। सोडियम अगर इससे अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही। तो ये जो है से ज्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम लोहा से यानी Fe से, और ई जल से अभिक्रिया करवाया तो देखो ऑक्साइड बनाया, क्यों हाइड्रोजन गैस निकला, तो ये कम अभिक्रियाशील है, ये समझ में आ गया। जबकि अधातु अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो ये हो गया समाप्त। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते, धातु की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। इसमें हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये
जितना भी है, यानी ये जिंक से ऊपर जितना भी है, ये सब जितना है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं। आप देखते होंगे अक्सर जो लड़ाकू आदमी रहता है उसका दिमाग कुछ ना कुछ चलते रहेगा। उसका दिमाग क्या रहेगा? कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कुछ अभिक्रियाशील हैं। इसमें खासकर पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत ही अभिक्रियाशील है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो क्या रहेंगे? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ऊपर वाला, जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगे, ये विद्युत अपघटन करेंगे। अब अधिक अभिक्रियाशील रहेगा, ये क्या रहेगा? अधिक क्रियाशील रहेगा। जबकि यहां से घटती अभिक्रियाशीलता हो जाएगा और कार्बन द्वारा अपचयन द्वारा होगा। और देखिए ये सब देख लीजिए, ये सब देख लीजिए। जबकि सोना, चांदी, ये सब जितना है ये कम अभिक्रियाशील है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रूप में, क्योंकि कम अभिक्रियाशील है। सॉरी, इसमें सोना, चांदी आदि कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा। जो कम अभिक्रियाशील रहेगा वो स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। ये देख सकते हैं, एक बार आप लोग इसको देख लेंगे। ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इतना इतना हम बताते हैं, इतना करके देखिएगा। इसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें देखिए ये जो है से उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ये उत्कृष्ट गैस है। इसमें तत्व का प्रकार है, ये तत्व का प्रकार है। इसमें तत्व का नाम है, संकेत है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, संयोजकता है। संयोजकता का मतलब होता है कि जैसे मान लिए कि आप और आपके दोस्त बाजार गए, दुकान गए कलम लेने के लिए, और मान लीजिए कि 8 रुपये में कलम मिल रहा है, और आप दोनों दोस्त के पास, एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 3 रुपया है, तो किसको ज्यादा हक है लेने का? तो 5 रुपया वाला को। तो आप क्या कीजिएगा? चूंकि कलम तो 8 रुपया मिल रहा है, तो आप 3 रुपया अपने दोस्त को दे देंगे। तो कितना हो गया? उसके पास 8 हो गया, तो वह कलम ले सकता है। तो आपने कितना की सहायता किया? तो 3 का। तो वह साइंस की भाषा में संयोजकता हो गया। क्या हो गया? संयोजकता हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भरने के लिए, इसको 8 चाहिए भरने के लिए, इसको भी कितना चाहिए? 8 चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो मान लिए कि ये हीलियम तत्व का नाम हो गया, और ये संकेत हो गया, और परमाणु संख्या 2 हो गया। तो पहले कोष में क्या हो जाएगा? 2 कोष भर जाएगा। तो पहले कोष में 2 को भर जाएगा, तो न तो ये किसी से लेगा, न तो इसे किसी देगा। न जैसे पहला कोष 2 से भर गया, तो अब ये सब तो है ही नहीं, तो खाली है, ये तो खाली हो गया। लेकिन तो 2 से भर गया, अब ये किसी को न लेगा न देगा, तो इसलिए संयोजकता क्या हो गया? इसको 0 हो गया। अब नियॉन के देखिए, नियॉन का यानी 10 है, इस कोष में 2 है, और 2 से भर गया, अब इसको 8 चाहिए, तो 8 से भर गया, तो ये तो खाली रह गया। ये भी किसी से न लेगा न देगा, तो इसका 0 हो गया। आर्गन के देखिए 18, ये 18 है, के कोष में 2 चाहिए, तो 2 से भर गया, और एल कोष में 8 चाहिए, तो 8 से भर गया, और फिर एम को भी 8 चाहिए, 8 भर गया, तो 8 8 16, 17 18 आ गया। और इसमें अब है ही नहीं, तो देगा क्या? तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये उत्कृष्ट गैस इसलिए हैं क्योंकि ये लेने देने का काम नहीं करते हैं। जैसे कोई आदमी होता है, आदमी जो मतलब उत्कृष्ट का मतलब हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये लेने और देने का काम नहीं करता है, ये उत्कृष्ट हो गया। अब अगर हम लोग आगे चलें, अब हम लोग चलें धातु। धातु का क्या गुण होता है? तो अभी इससे पहले बताए थे कि धातु धनात्मक होते हैं। धातु हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। धातु हमेशा क्या करते हैं? किसी को देने का काम करते हैं। अब देखेंगे इसे साबित होगा कैसे। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, सोडियम का कितना 11 है, तो इसमें 2 से भर गया, इसमें 8 से भर गया, तो 8 10 हो गया, 1 बचे 11। अब इसको चाहिए 8, इसको चाहिए 8, और इसके पास 1 है, तो 7 किसी से लेगा नहीं, 1 किसी को दे देगा। तो संयोजकता कितना हो गया? 1, तो देने का काम किया। मैग्नीशियम का कितना हो गया?
12। अब इसमें 2 से भर गया, इसमें 8 से भर गया, तो 8 2 10 2 बचा, यहाँ 2 लिख दिए। अब इसको चाहिए भरने के लिए 8 चाहिए। अब 8 चाहिए तो ये किसी से 6 मांगे नहीं, 2 दे देगा। ठीक है, तो देने का काम किया। एल्युमिनियम के देखिए एल 13 है, इसमें 2 इसमें 8, 8 10 और 3 13। अब इसमें चाहिए 8 और इसके पास है 3, एल्युमिनियम के पास कितना है 3 है, तो ये क्या करेगा 3 किसी को दे देगा, तो ये प्लस बनाएगा। पोटेशियम के देखिए के 19 है, इसमें 2 8 2 10 8 10 8 18, एक बचा। अभी इसको ई कोष में यानी ये एन कोष है, इसको ही चाहिए 8 भरने के लिए, लेकिन ये क्या करेगा 8 अभी इसको 7 चाहिए, तो 7 क्या करेगा मांगेंगे नहीं, एक किसी का दे देगा। अब कैल्शियम को देखिए सी इसका 20 है, ये 2 से भर गया, ये 8 से भर गया, 8 10 हो गया, ये 18 18 2 20 20 आ गया, 20 आ गया, 20 हो गया। अब 2 बचा, अब इसको चाहिए 8 भरने के लिए, ये एन कोष में 8 चाहिए। अब 2 क्या करेगा किसी को दे देगा, जबकि 6 किसी से मांगेगा नहीं। तो ये इस प्रकार से आप धातु में देख सकते हैं कि ये धातु हमेशा क्या करते हैं, देने का काम करते हैं। धातु क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, ये इसलिए धनायन होते हैं। अब अधातु में देखिएगा ये लेने का काम करेगा। जैसे में देखिए यानी 8 जरूरी है, तो 4 अगर 4 से नीचे है तो आप किसी को दे सकते हैं। अगर 8 जरूरी है और 4 तक आपके पास है, तो 4 से अगर अंदर है तो आप दे दीजिए। अब अगर 4 है तो दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और अगर 4 से ज्यादा है तो आप किसी से ले सकते हैं, क्योंकि 8 करने के लिए अगर 4 से ज्यादा है तो अब 2 दोस्त है, अब वो बाजार जाता है, अब 8 रुपया में कलम मिल रहा है, अब मान लीजिए किसी के पास 6 रुपया है और किसी के पास 2 रुपया है, तो 6 रुपया वाला ज्यादा हक है लेने का। तो इसी यही बात है। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन के देखिए परमाणु संख्या धातु हमेशा क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो ये इसका संकेत है, ये अपराणु संख्या 7 है। अभी इसमें 2 भर गया, इसमें 5 हो गया, तो अब 5 देगा कि 3 लेगा। जैसे 8 चूंकि इसमें 8 करना है, इसमें क्या करना है 8 करना है, एक कोष में कितना भरना है 8 लाना है, क्योंकि खाली के कोष में 2 होना चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, एम में 8 होने चाहिए, एन में 8 होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ हो गया, 5 2 7 हो गया, तो 7 तो हो गया। अभी 5 देगा नहीं, 8 चाहिए, तो 3 किसी से लेगा, तो लेने का काम किया। ऑक्सीजन के देखिए इसमें 8 होगी, 8 है इसका, और ओ हो गया संकेत परमाणु संख्या 8। अब 2 हो गया इसमें, और 6 6 2 8, अब 8 है इसको करना है, 6 को क्या करना 8, तो 6 किसी को नहीं देगा, 2 लेगा, तो ये लेने का काम किया। फ्लोरीन देखिए 9 है, 2 और 7 2 9, ये भी एक लेने का काम करेगा। फास्फोरस देखिए P 15 है, 8 हो गया, 8 10 और 5 15, ये 5 देगा नहीं, क्योंकि 8 चाहिए, तो 3 आधा से ज्यादा है इसके पास, यानी 8 यानी 8 का 4 आधा, 4 से ज्यादा है, तो ये किसी से लेगा। सल्फर में देखिए S 16, 2 8 10 और 6 16, अभी 2 किसी से लेगा। क्लोरीन में देखिए Cl 17, 2 8 2 10 और 17, एक किसी से लेगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ उत्कृष्ट गैस है जो न लेने काम करते हैं न देने काम करते हैं। जैसे जब धातु धनायन होते हैं जो कि किसी को देते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं क्योंकि किसी से ये लेते हैं। अब आगे देखिए धातु और धातु के साथ अभिक्रिया, धातु और धातु के साथ अभिक्रिया। धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, सही बात है, धातु त्याग के मतलब किसी को देते हैं, जबकि जिसे धनायन बनाते हैं, अगर देने वाला आदमी हमेशा धनायन होता है। अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं ऋणायन, यानी ग्रहण माने लेते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान द्वारा बनाते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं आदान प्रदान लेने और देने का काम करते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम देखिए, सोडियम 2 8 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और 8 हो गया, 8 10 11, तो ये देने का काम करेगा, तो ये हो गया धनायन। और क्लोरीन देखिए 8 2 10 और 17, एक लेने का काम करेगा, इसलिए हो गया ये ऋणायन। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, सोडियम नमक कैसे बनता है, नमक आप जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। अब सोडियम में देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 2 10, अब एक है तो एक किसी को दे देगा, एक देने का काम करेगा, तो ये देखिए धनात्मक है। और क्लोरीन में देखिए 2 8 10 17, एक लेने का क्रम लेना है, तो इसको ई क्लोरीन को दे देगा, तो दोनों लेने देने का काम किए। इस प्रकार से सोडियम NaCl का निर्माण हो गया। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो 8 10 11, अब इसको 8 चाहिए, तो 8 चाहिए भरने के लिए, एक है तो 7 और चाहिए, तो 7 मांगेगा नहीं, एक दे देगा। जब ये क्लोरीन में देखिए 17 है, तो 8 10 17, अब इसको भरने के लिए 8 चाहिए, अब ये एक किससे मांग लेगा, तो लेने का काम किया और सोडियम देने का काम किया। इस प्रकार से NaCl का निर्माण हो गया। अब देखिए आयनिक
ये क्या हो गया, आयनिक यौगिक का गुणधर्म, आयनिक यौगिक का गुणधर्म। भौतिक प्रकृति क्या इसका है, यह ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं। गलनांक, क्वथनांक आयनिक यौगिक का क्या होता है, अधिक होता है। घुलनशीलता में जल घुलनशील है, परंतु पेट्रोल और क्रोसिन में अघुलनशील है। जल जो है वह पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील है, इनमें नहीं घुलेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल को हम लोग पानी में डालते हैं, माचिस मारते धर लेता है, तो होता क्या है कि पानी नीचे चला जाता है और तेल और पेट्रोल ऊपर रह जाता है, तो वो पानी नहीं जलता है, तेल और पेट्रोल ही जलता है, क्योंकि घुलनशील तो है नहीं कि घुल जाएगा, तो ऊपर वाला जल जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पानी में हम आग लगाते हैं, है ना। विद्युत चालकता में देखिए, विद्युत चालकता में क्या होता है, आयनिक यौगिक गुणधर्म में आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। देखिए विद्युत चालन में देखा जाए तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जल के विलयन और गलित रूप में विद्युत चालन करते हैं, लेकिन ठोस में अवस्था में नहीं करते हैं। ये हो गया। अब देखिए धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति कैसे होता है भाई, धातु प्राप्त होता कहाँ से है, कैसे धातु प्राप्त होता है। तो देखिए धातु की प्राप्ति में खनिज हो गया। खनिज क्या होता है, धरती में प्राकृतिक रूप से, अब धरती से खनिज निकलता है तो गॉड द्वारा दिया हुआ है, प्रकृति में भगवान होता है, प्राकृतिक रूप से पाए गए एक यौगिक खनिज कहलाता है। तत्व, अगर धरती के अंदर तत्व खनिज यौगिक पाए गए उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे में लोहा कहाँ से निकलता है भाई, लोहा का तो पेड़ है नहीं, तो लोहा निकलता है धरती के अंदर से, फास्फोर सल्फर वगैरह सब निकलता है, तो ये खनिज में आ जाएंगे। अयस्क क्या होता है, वह खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम धरती से निकाले खनिज और उसमें लोहा की मात्रा ज्यादा है, जिसमें धातु की अधिक मात्रा है, धातु की अधिक मात्रा है, तो हम उसे निकाल कर हम लाभकारी हो सकते हैं, उससे हमको लाभ हो सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग के मतलब क्या हुआ कि धरती से निकलने पर, जो हम लोग धरती से निकालते हैं, पृथ्वी से कुछ धातु को निकालते हैं, कुछ खनिज को निकालते हैं, अयस्क खनिज को निकालते हैं, तो उसमें कुछ गंदगी होता है, उसे क्या कहते हैं, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गया, उसे गैंग कहते हैं। यानी मिला जुला के धरती पृथ्वी के अंदर से जो कुछ तत्व यौगिक जो पाए जाते हैं, जिसे हम लोग खोद कर निकालते हैं, उसे खनिज कहते हैं। और अगर वही खनिज में अगर धातु की मात्रा ज्यादा है, उसे अयस्क कहते हैं। और वही खनिज में या तत्व में कुछ गंदगी है, जैसे मट्टी लगा हुआ है, बालू लगा हुआ, उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसे में गैंग यानी धरती से निकलने पर अयस्कों में गंदगी जैसे रेत आदि पाया जाता है, उसे गैंग कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद धातु की प्राप्ति कैसे होता है भाई, तो अयस्कों के समृद्धिकरण से, धातु के निष्कर्षण से, धातु के परिष्करण से। अब देखिए अयस्कों का निष्करण कैसे होता है, अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है, अनेक विधि द्वारा होता है। जैसे पानी में साफ करके, छान के, रसायन का प्रयोग करके, चुम्बक द्वारा। यानी अयस्क का समृद्धिकरण कैसे होता है, हम पानी में छान कर भी, पानी में साफ करके भी कर सकते हैं, छान कर भी कर सकते हैं, रसायन का प्रयोग, चुम्बक का प्रयोग करके कर सकते हैं। संक्षारण हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। संक्षारण क्या होता है, तो धातुओं को, संक्षारण क्या होता है, धातुओं को नमी, आर्द्रता, अम्ल, वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। जैसे लोहा को नमी, वायु की उपस्थिति में छोड़ दे, जंग लग जाएगा, और जंग लगने पर क्या हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा, तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं। हम संक्षारण को बचाव करेंगे। जैसे अगर लोहा में जंग लग जाता है तो हम उसको कैसे बचाव करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। तो अब देखिएगा सिल्वर में कैसा परत चढ़ जाता है, काला रंग का, कॉपर में कैसा चढ़ जाता है, हरा रंग का, और लोहा में कैसा हो जाता है, भूरा रंग का। अगर जंग धरेगा तो कैसा हो जाएगा, लोहा भूरा हो जाएगा। अब संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे, तो संक्षारण से बचाव के लिए हम उसमें तेल लगा देंगे। तेल लगाने से क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, उसमें पानी टिकेगा नहीं, तो उससे हम बचा सकते। ग्रीस भी लगा देंगे, वह भी चिकना हो जाएगा। एसिड लेपन, आप साइकिल का रिम वगैरह में देखते हैं, एसिड लेपन क्या होता है, क्रोमियम लेपन हो सकता है, एनोडीकरण। इस द्वारा हम धातु को बर्बाद होने से, यानी धातु को संक्षारण से हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अन्य देखिए कुछ एसिड लेपन क्या होता है,
तो लोहे या इस्पात में जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं। लोहा और इस्पात में जिंक का परत चल जाता है या शुद्ध लेपन करते हैं। जैसे देखते हैं लोहा का हैंडल, साइकिल का हैंडल को देखिएगा, उसमें लोहा अंदर से रहता है, ऊपर से जिंक का परत रहता है। मिश्र धातु क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु को मिलाने से क्या होता है, या धातु को मिलाने से क्या होता है? वो समांगी मिश्रण है, समान अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे इस्पात कैसे बना है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम से। इस्पात कैसे बना है? सॉरी, दो या दो से अधिक धातु को मिलाने से क्या बनेगा? समांगी मिश्रण से क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। जैसे में इस्पात क्या किससे बना है? लोहा मिलाने से, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाने से। लोहा कैसे बना है? लोहा और कार्बन को मिलाने से। कार्बन को इसलिए मिलाते हैं कठोर होने के लिए। पीतल कैसे बना भाई? तो कॉपर और जिंक मिलाने से। कांसा कैसे बना है? कॉपर और टिन मिलाने से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर क्या उसमें धर लेता है? आग धर लेता है। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को गहराई से देखें और इसको समझें, और जल्द ही आप लोग को पढ़ाने के लिए हम कुछ अच्छा विकल्प का चयन करेंगे और संसाधन जुटाएंगे, और धीरे धीरे हम अपना चैनल को ग्रो इसी प्रकार करते जाते हैं तो आगे चल के हम और भी वीडियो सही बनाएंगे और ज़्यादा एजुकेशन देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।